Next is position vector. Position vector. नाम से क्या लगता है position vector क्या होगा? It's used to describe the position. When we say position vector, मतलब मेरे पास अगर मान लो कोई body है which is placed at some point. So body is point P पे. Position vector of this point अगर हमने define करना है तो it's straight line joining origin to this point. कि origin को इस point से join कर दो. ये जो vector बनेगा this will be called position vector of point P. So position vector तो हम कहेंगे it's vector used to define the position. और कौन सा वेक्टर होता है जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो दैट इज पोजीशन वेक्टर. तो ये फिजिक्स में काफी यूज होगा आगे काइनेमैटिक्स में. यू कैन फ्रस्ट्रेट पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू describe the position of a body and it is vector joining origin of coordinate system to that point and it is vector joining origin of coordinate system to that point. It is the vector joining origin of coordinate system. Coordinate system मतलब ये जो x y z axis आप बनाते हो और ये इसका origin हो जाएगा जहाँ पे x और y axis coincide कर रहे हैं तो origin to that point. That means अगर body move करेगी तो position vector change होता रहेगा. When a body is at rest तो position vector fixed है. But अगर मैं बोलूँ body P1 से P2 तक move की कि पहले इधर थी फिर बॉडी इस पॉइंट पे आ गई तो वैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम अगर हम पहले ले रहे थे पोजीशन वेक्टर r1 तो नाउ इट विल बी r2. तो एज द बॉडी मूव्स पोजीशन वेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग. तो समझ में आया पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी पॉइंट का r पोजीशन वेक्टर को लिख रहे हैं ना तो r1 r2 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p1 एंड p2 कि p1 का पोजीशन वेक्टर r1 P2 का पोजीशन वेक्टर R2. और अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट बतानी हो तो बॉडी P1 से P2 मूव की तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक. तो इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी? P1 पे, फाइनली P2 पे. तो वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मार्क करूं इसको हम लिखेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट S. दोनों पोजीशन वेक्टर्स के हेड को अगर हमने ज्वाइन कर दिया P1 के हेड से P2 के हेड तक तो दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सो डायग्राम बना लो इसको लिख देते हैं. S is displacement. So when it as shown in figure, position vector of point P1 is R1. Position vector of point P1 is R1. And position vector of point P2 is R2. If a vector is drawn from the head of P1 to the head of P2, if a vector is drawn from the head of P1 to the head of P2,
that represents displacement of the body. If a vector is drawn from the head of P1 to the head of R1 to the head of R2, that gives displacement of the body. ये समझ में आया ना इसके? हाँ, that represents displacement. R1 के हेड को R2 के हेड से ज्वाइन कर दो तो वो डिस्प्लेसमेंट है. अगर मैं आपसे बोलूं से P1 पे बॉडी एट एनी टाइम T1 and body is at P2 at any time T2. अब मेरे को बताओ body is at time T1 it's at P1. If body is at point P1 at time T1 and it's at P2 at time T2, तो average velocity कितनी होगी? अगर body time T1 पे यहाँ पे और T2 पे इधर पहुंच गई, तो displacement is S, time taken is T2 minus T1, so average velocity is S by T2 minus T1. So you can read next definition. Unit vector. Unit vector. Unit का मतलब क्या बताया था? 1. वो नहीं चाहिए, वो तो बताया सिर्फ कैसे निकालनी है. Unit vector. A vector whose magnitude is unity or 1. A vector whose magnitude is unity or 1 is called unit vector. A vector whose magnitude is unity or 1 is called a unit vector. It is used for denoting the direction of a given vector. Denoting the direction of a given vector. For example, any vector A. When I say vector A, तो A के ऊपर vector sign डाल देना. For example, for any vector A, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर A है, तो वेक्टर में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन. तो हम वेक्टर को लिख सकते हैं कि वेक्टर कैन बी रिटन एज, इसमें जो A लिखा है यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो राइट इट मीन्स द सेम कि ये जो पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड और ये जो a कैप है दैट सिग्निफाइज द डायरेक्शन. कि जैसे मैंने वेलोसिटी को लिखा 2i कैप, तो मैग्नीट्यूड हो गया 2, i कैप हो गई इसकी डायरेक्शन. i कैप इज यूनिट वेक्टर इन व्हिच डायरेक्शन? x एक्सिस. तो वी कैन से वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस. तो 2 मैग्नीट्यूड, i कैप इसकी डायरेक्शन, तो i कैप इज अ यूनिट वेक्टर. सिमिलरली 2j कैप लिखता है तो 2 meter per second along y axis, 2k cap is 2 meter per second along z axis. So you can write for example, for any vector A, the vector has two components, its magnitude and direction. Any vector A, the vector has two components, its magnitude and direction. The magnitude is represented by, या तो सिर्फ A लिख लो, A has a mod A, मतलब magnitude is represented by A और mod A. Magnitude is represented by A or mod A. It means the same. या तो सिर्फ A लिख दो या mod A लिख दो. And A cap gives its direction. And A cap gives its direction. इसका मतलब मैं मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकली. जैसे यूनिट वेक्टर इज रेशियो ऑफ
वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड मींस मैं ए कैप को ऐसे लिख सकता हूँ, ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और mathematically unit vector is ratio of vector and its magnitude. मतलब दो वे में डिनोट करते हैं ना, कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं, कुछ सिंपल ए लिख देते हैं। तो यहाँ तो ऊपर से वेक्टर साइन हटा दो और मॉड भी हटा दो, यहाँ वेक्टर साइन लगाना है तो फिर मॉड लगा दो साथ में। कहाँ पे? इधर, इधर तो है ना, मतलब मैग्नीट्यूड को यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप मतलब इसको कैप बोलते हैं जो ऊपर सिंबल डालते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। I cap, J cap and K cap represents unit vector along x-axis, y-axis and z-axis। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं, बिकॉज अगर मैंने ऐसे लिखा दैट मींस इट्स रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। सो वी कैन से इस तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 1। फॉर एग्जाम्पल, if force on a body is given as, for example, if force acting on the body is given as 50 J cap Newton, तो इसमें 50 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, J cap उसकी डायरेक्शन, J cap means y axis, so if force acting on a body is given as 50 Newton J cap, इधर इसको ऐसे लिख लो ना, this implies that the magnitude of force is 50 Newton. This implies that magnitude of force is 50 Newton and direction is along y-axis. Magnitude of force is 50 Newton and direction is along y-axis. Y-axis. कोई अगर 50 आई कैप होता तो डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अभी हम 2D में नहीं कर रहे, मतलब आई जे दोनों नहीं ले रहे। नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर को क्या बताया था? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। मतलब अगर मैं लिखता हूँ -8, if I write a vector is -8, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड वही है जो 1 है और डायरेक्शन एक के ऑपोजिट है। कि अगर मैं लिख रहा हूँ कोई फोर्स 50 आई कैप, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? -50 आई कैप। -50 आई कैप मतलब फोर्स तो 50 न्यूटन ही है, पर डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। If I cap represents positive x-axis, minus I cap will be negative x-axis. So negative vector. The vector having same magnitude. The vector having same magnitude but opposite direction. The vector having same magnitude but opposite direction is called. The vector having same magnitude but opposite direction is called negative vector. For example, negative vector of A is -8 और दोनों के ऊपर वेक्टर साइन, A के ऊपर भी -A के ऊपर भी। नेगेटिव वेक्टर ऑफ
A is minus A. Minus A will have same magnitude as A, but direction is opposite to A. Minus A will have same magnitude as A, but direction opposite to A. Next vector, जीरो वेक्टर, और वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो वेक्टर. Zero vector. A vector whose magnitude is zero is called a zero vector. For example, a vector whose magnitude is zero is called a zero vector. For example, if a body is thrown vertically upwards, then at highest point of its path, its velocity will be zero vector. Highest point of its path, because highest point पे एक बार जाकर रुकेगी और फिर नीचे आएगी. So velocity vector at highest point is a zero vector. Velocity at highest point of its path is a zero vector. When a body is thrown vertically upwards, then its velocity at highest point of its path is a zero vector. Next is a zero vector. Next is localized vector. Localized vector. A vector whose initial point is fixed is called a localized vector. A vector whose initial point is fixed is called a localized vector. इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है? वैसे तो इतना बोल, तो जब फिजिक्स के एग्जांपल की बारी आती है तो कोई याद नहीं आता. मान लो ये मेरे पास एक पोल, मैंने इस पोल के साथ एक डॉग को बांध दिया चेन के साथ. अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, तो फोर्स जो एक्ट कर रही है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है? पहले वो इधर था, इधर से खींच रहा था, तो इनिशियल पॉइंट इज दिस. वो घूम के इधर से खींचने लग गया तो इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड. तो दैट मींस वो जो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है दैट इज लोकलाइज्ड. अलग अलग डायरेक्शन में खींच सकते हो आप, कि मैंने आपको एक पोल दे दिया, रस्सी पकड़ा दी कि इसको खींचो अलग अलग डायरेक्शन में, तो आप सब अगर रस्सी को पकड़ के बारी बारी से खींचोगे तो उसका इनिशियल पॉइंट तो यही है, फाइनल पॉइंट जिधर से आप खींच रहे हो वो हो जाएगा. तो इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है. तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स. सो यू कैन राइट फॉर एग्जांपल if a string is tied to a hook and pulled in different directions, the force it can exert is the localized force, and pulled in different direction, then the force it can exert is a localized force. समझ में आया ना localized force कौन सी होगी? नेक्स्ट, कोइनिशियल दो अलग अलग वेक्टर्स होते हैं, इसमें एक ही वेक्टर है फोर्स, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है. नेक्स्ट इज multiplication of vector by a scalar. Multiplication of vector by a scalar.
जैसे एक वेक्टर है ए, उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो फिजिकली इसका मतलब क्या है 2a का, कि इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया और डायरेक्शन वही होगी जो a की है। बिकॉज अगर मैं लेता हूँ, मान लो फोर्स में फिर से वही एग्जांपल, उससे 50J, ये a की वैल्यू है, तो 2a कितना आ जाएगा 100J, मतलब मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया और डायरेक्शन j कैप है। एंड स्केलर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ आई से इट्स -3a और a की वैल्यू 50, तो -3a कितना हो जाएगा -150J। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स और डायरेक्शन ऑपोजिट टू it, बिकॉज -j कैप होगी डायरेक्शन, सो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड जो स्केलर नंबर है, मतलब 3 है तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 है तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। So you can write multiplication of vector by a scalar. If a vector quantity is multiplied by scalar m, if a vector quantity is multiplied by a scalar m, scalar m, then vector ma represents, then vector ma represents, then vector ma represents a vector whose magnitude is, then vector ma represents a vector whose magnitude is m times that of a, and m can be positive or negative, m times that of a, and m can be positive or negative. For example, if force F is equals to 50J newtons, if force F is equals to 50J newton, if force F (50J newton) acts on a body, then -4F implies तो -4F क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड 200, डायरेक्शन ऑपोजिट टू F, तो -J, then force -4F represents a magnitude of 200 Newton, force -4F represents a magnitude of 200 Newton and direction opposite to that of F, that is minus y-axis. Magnitude of 200 Newton, क्या रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं, ऐड कब हो सकता है, सबसे पहले तो कंडीशन होती है दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फोर्स में फोर्स ऐड हो सकती है, वेलोसिटी में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट, यू कैन नॉट ऐड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स और वेलोसिटी एंड फोर्स। अगर ऐड करना दो मेथड हो सकते हैं, एक तो लॉजिक से कर दो और दूसरा ग्राफिकली कर दो। ग्राफिकली मतलब डायग्राम बना के। नॉर्मल मेथड है कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज स्केलर सम ऑफ बोथ। मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन साइमल्टेनियसली, तो नेट फोर्स इज 15, मतलब आपने सिंपल ऐड ही करना। तो अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हो तो आप सिंपली ऐड कर देते हो, और डायरेक्शन कौन सी होगी 15 न्यूटन की, सेम एज 5 और 10,
So we say when you have two vectors in same direction, the resultant is represented by scalar sum of two and direction same as that of either of the two vectors. इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर मैं इसको x एक्सिस मानूं, इसे मैं अगर x एक्सिस लेता हूं, इसे y एक्सिस लेता हूं, ये फोर्स F1 और ये F2, तो मैं F1 को ऐसे लिख सकता हूं 5 न्यूटन की डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा ना 5 I कैप, F2 इज, तो दोनों को ऐड कर दिया तो इट विल बी 15 I कैप। बट अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, से F1 या F2, F1 को IJ के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, F1 की डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो F2 कितना हो गया, बिकॉज़ इसकी डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस है तो माइनस आएगा, इन दोनों को ऐड कर दे तो मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, सेम एज 10। सो we say अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लार्जर माइनस स्मॉलर, डायरेक्शन सेम एज लार्जर, कि 10 और 5 में 10 लार्जर है तो नेट फोर्स इज 5 और डायरेक्शन वही होगी जो 10 न्यूटन की है। अगर इसको वेक्टर डायग्राम से करना है, कभी भी आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन कर दो। जैसे मैं अगर दो वेक्टर्स को मार्क करूं, वो एंगल निकालने के लिए कहा था, मेरे पास ये दो वेक्टर ए और बी, अगर मेरे को बताना है कि रिजल्टेंट कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो a के हेड के साथ b की टेल ज्वाइन कर दूं, जो रिजल्टेंट होगा दैट इज वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ a टू द हेड ऑफ b। इसका मतलब क्या बना कि अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, मान लो दिस इज वेक्टर a, मेरे को इसमें b को ऐड करना है, b को ऐड करना है तो b की टेल को a के हेड से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, a की टेल से, ये a की टेल है और ये b का हेड है, तो रिजल्टेंट इज a की टेल से b के हेड तक, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये 5 है, ये 10 है, तो टोटल विल बी 15। अब अगर ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, अगर ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मेरे पास अगर ऐसे है, ये A एंड ये B, -10 है, मेरे को बताना है A प्लस बी कितना है, तो A के हेड के साथ B की टेल,
ए का हेड किधर था? ए वेक्टर कौन सा था? ये वेक्टर ए था, ए फाई फाई क्या? ए के हेड के साथ बी के टेल ज्वाइन कर दी, तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट क्या आता है? ए की टेल से बी के हेड तक। ए की टेल कहाँ पे है? इस पॉइंट पे, यहाँ से बी के हेड तक, तो ये रिजल्टेंट बना। ये कितना हो जाएगा? -5 समझ में आया? तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, और ये किसी एंगल पे भी लग जाएगा। मतलब अगर मेरे पास कभी भी दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, वो किसी भी डायरेक्शन में लेकर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, से मान लो ये वेक्टर ए दिया है, ये बी दिया, आपको बताना है ए प्लस बी किस डायरेक्शन में होगा। तो ए के हेड से बी की टेल ज्वाइन करो। कॉपी में तो ऐसे कैसे करेगा? ए के हेड से बी की टेल ज्वाइन की, रिजल्टेंट क्या होता है? कहां से कहां तक? ए की टेल से बी के हेड तक। ए की टेल ये है और बी का हेड उधर, तो ए प्लस बी जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा। ए प्लस बी। आप इसको प्रैक्टिकली सोचो ना। आप मान लो ये हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक बॉडी है जो पहले ओ से ए तक गई, फिर ए से बी तक गई, तो मेरे को बताना है डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से बी, तो वही होगी ए प्लस बी। मैथ्स नहीं है ना, ये वेक्टर मैथ्स है। तो अगर मेरे को ए पता और बी पता है, तो रिजल्टेंट इज वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए विद द हेड ऑफ बी। कभी भी दो वेक्टर्स, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एन वेक्टर्स आल्सो। एन वेक्टर्स आल्सो मतलब मेरे को अलग अलग वेक्टर्स दे दिए, मान लो 4 ए बी सी डी, और आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं वेक्टर लेता हूं, मान लो ये वेक्टर ए है, इसमें बी को ऐड करना है, तो ए के हेड के साथ बी की टेल, अब इसमें सी भी ऐड करना है, तो बी के हेड के साथ सी की टेल, सी के हेड के साथ डी की टेल, से ए बी। तो मेरे को बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर डायग्रामेटिकली शो करना है तो? We can say resultant displacement is given by this vector, कि फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दोगे तो वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब इन चारों का सम। तो अभी हम दो वेक्टर से शुरू करते हैं। पहले सिंपल वाला केस कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, ऑपोजिट में क्या होगा, फिर एट एंगल वाले केस करेंगे, फिर इसमें एक फॉर्मूला भी ड्राइव करना पड़ेगा। So you can write vector addition. First is for parallel vectors. For parallel vectors. For parallel vectors. If two vectors representing same physical quantity, if two vectors representing same physical quantity are parallel to each other, पैरेलल में एंगल कितना लेते हैं? 0, और एंटी पैरेलल हो तो 180। और कई बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में ना एक टर्म और यूज हो गई, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो व्हेन दे राइट ऑर्थोगोनल, so it's a terminology which basically means that two vectors are perpendicular to each other.
90 डिग्री का एंगल, कि पैरेलल वेक्टर्स में 0, एंटी पैरेलल में 180, बट अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दिया तो दैट मींस 90 डिग्री। मैं लास्ट में लिखा देता हूं, भूल जाओगे नहीं तो। So if two vectors representing same physical quantity are parallel to each other, then resultant is the scalar sum of both the vectors. Resultant is scalar sum of both the vectors and direction same as that of. Scalar sum of both the vectors and direction same as that of. And direction same as that of any of the two vectors. For example, if two forces 10 Newton and 20 Newton acts on the body in same direction, two forces of 10 Newton and 20 Newton acts on the body in same direction. The net force on the body is, net force कितनी हो जाएगी 30 न्यूटन and direction same as either 10 or 20. Two forces 10 Newton and 20 Newton acts on the body in same direction, then net force will be 30 Newton and direction same as that of either of the two vectors. आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी आती है बॉडी में? फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे एक मान लो सड़क पे ट्रक खड़ा है, मैंने उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई, धक्का मारा उसको, तो उस पर फ्रिक्शन कितनी लग रही है? -10। कैसे पता? अच्छा, आपने 10 न्यूटन लगाई तो फ्रिक्शन -10, इसने 20 लगाई तो -30 कैसे हो गई? अब नहीं, ये अकेला लगा रहा है, इससे क्या पता चलता? इसने कहा 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन -10, 20 लगाई तो फ्रिक्शन -20। अच्छा, साइकिल पे 10 लगाई, साइकिल पे 10 लगाई तो -10 तो नहीं आएगी, मास के हिसाब से होती है। कैसे? आपने ट्रक पे सेम क्यों ली? मेरे को उसका एक रीजन बता दो, और मैं कह रहा हूँ साइकिल पे सेम नहीं लेंगे, तो साइकिल और ट्रक में फर्क क्या है? साइकिल का तो क्या हो गया उससे? कहीं फ्रिक्शन बढ़ा था कि मास पे डिपेंड करती है? इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या होता है? आपने ट्रक पे फोर्स लगाई, आपके 10 न्यूटन फोर्स लगाने से वो ट्रक हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा। अगर वो नहीं हिल रहा मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स लगती तो वो एक्सेलरेट करता। न्यूटन ने यही कहा था, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेट करेगा। आपने ट्रक पे फोर्स लगाई, वो एक्सेलरेट नहीं किया, मतलब जितनी फोर्स आपने लगाई थी वो बैलेंस कर दी फ्रिक्शन ने, और नेट फोर्स 0 हो गई। तो आपने 10 लगाई तो फ्रिक्शन में -10 लगे, 20 लगाई तो -30, 30 लगाई तो -30। इसका मतलब फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रही है। आप जितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। पर साइकिल पे आपने फोर्स लगाई तो वो तो चल पड़ेगा, उसकी एक्सेलरेशन होगी।
मतलब उस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो साइकिल पे दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, क्योंकि साइकिल चल पड़ता आगे। फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है, जब वहां तक पहुंचे उसके बाद फोर्स लगाओगे तो बॉडी चलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, कि अपने आप अपनी वैल्यू एडजस्ट करती है। फ्रिक्शन कभी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो सकती है, हो सकती है। कैसे? अगर ये ज्यादा होती, मान ले ज्यादा है, मैंने अगर फोर्स उधर लगाई तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? ऑपोजिट। मैंने ट्रक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई, उसने मेरे पे 20 लगाई, ऊपर चढ़ जाएगा ट्रक पे। कभी ऐसे होता है धक्का उधर मारो तो वो पीछे आ जाए। स्प्रिंग कौन से ट्रक में लगे होती है? मतलब आप ट्रक को फोर्स लगाते हो, यहाँ तो वो आगे जाएगा या खड़ा रहेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होती, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, उसने मेरे पे 1000 लगा दी, अगर ऐसे होता तो न्यूटन ने खुदकुशी कर लेनी थी। हाँ, न्यूटन वैसे ही बहुत शर्मीला साइंटिस्ट था। न्यूटन के लॉज आपने बहुत सारे पढ़ने हैं, मतलब 11th और 12th में आपने दूसरा एक न्यूटन लॉज 3 लॉ पढ़े होंगे।